जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंडियन है भारत की एक और नई लाइव वीडियो में। और दोस्तों, सरकार में मंत्री रहते हुए सरकार के खिलाफ लगातार बोलने वाले लोग बहुत सारे, उनमें सुब्रमण्यम स्वामी का नाम आता है, सत्यपाल मलिक का नाम आता है और अब नितिन गडकरी का नाम भी उसमें जोड़ता जा रहा है। हाल ही में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर एक समारोह में खुले मंच से ये बोला कि समाज में ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो लगातार सरकार के ऊपर केस करते रहे, सरकार के खिलाफ पिटीशन डालते रहें और सरकार को मजबूर करते रहें उन कामों के लिए जो सरकार नहीं करती। अब ऐसे कौन से काम हैं जो सरकार नहीं करती है? सरकार तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उसे कर देने चाहिए थे, जैसे एनआरसी का काम था, वो कर देना चाहिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो काम था वो कर देना चाहिए था। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं जो सरकार को कर देने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं करती। कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए जनता को सरकार के पीछे पड़ना पड़ेगा, जैसे कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जुडिशरी, इन सारी जगहों पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके की अनियमितताएं दिखाई देती हैं, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन नितिन गडकरी या बाकी सरकार का कोई मंत्री इस बारे में आपको कभी बात करता हुआ नहीं दिखाई देता। नितिन गडकरी ने कल ही 26 तारीख को एक और बार ऐसा ही एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि सरकार निकम्मी है। ये अच्छे खासे चलते हुए टायर में पंक्चर कर देती। लेकिन ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो जानना बड़ा जरूरी है। दरअसल नितिन गडकरी बात कर रहे थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगमों की। जो नगर निगम जिनके पास बजट भी है, लोग भी हैं, सारी सुविधाएं भी हैं, फिर भी आप देखेंगे कि सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। आप देखेंगे कि नाले नालियों की सफाई नहीं मिलेगी, स्ट्रीट लाइटें खराब मिलेंगी। तो उनको लेकर वो ये बात कह रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने जो सहकारी संस्थाएं हैं उन्हें भी लपेट लिया कि सहकारी संस्थाएं भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं करती हैं जब तक उनके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं उनको फटकार ना पड़े। और नितिन गडकरी लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो ये सरकार में जो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी ये पता करना चाहिए कि नितिन गडकरी ऐसे बयान जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, उनका ऐसा कौन सा काम है जो रुका हुआ है। या फिर नितिन गडकरी तो खुद केंद्र में इतने बड़े मंत्री हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि नितिन गडकरी कोई आदेश दें और वो आदेश का पालन ना हो, या फिर उनकी कही हुई बात सरकार में सुनी ना जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर भी ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि नितिन गडकरी अब मंच से जाकर ये बातें कह रहे हैं? तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, खास करके नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री, जब इस तरीके के भाषण देते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होता है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है और जो लोग सरकार के कामों को पसंद नहीं करते, किसी भी तरीके से सरकार के कामों को नेग्लेक्ट कर देना चाहते हैं, उन्हें नेगेटिव लाइट में रखते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर बन जाता है। वो लगातार चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, सत्यपाल मलिक हो, नितिन गडकरी हो, ऐसे जितने भी नेता नेता हैं तमाम, इनकी कही हुई बातों को मुद्दा बनाने लगते हैं। और फिर आप जानते हैं क्या होता है।
नितिन गडकरी को लेकर किस किस तरीके की बातें कही जाती कि नरेंद्र मोदी के साथ नितिन गडकरी के अच्छे संबंध नहीं है, नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते हैं, गडकरी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तमाम फिर इस तरीके की बातें तैरने लगती और इससे एक गलत मैसेजिंग होती है समाज के अंदर भी, और जो लोग सरकार को पसंद करते हैं उनके अंदर भी। तो सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर नितिन गडकरी की जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, और वो है कि कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो कि जिन पर सबकी नजर है उनकी सुनवाई होने जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में होगी सुप्रीम सुनवाई। कौन कौन से हैं वो मुद्दे? सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है वो है जस्टिस यशवंत वर्मा का। आप सभी को पता होगा इनके बारे में। इनके घर से जले हुए नोटों की बोरियां मिली थी। पहले 2-4 दिन तो ये रिपोर्ट ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वो खबर मीडिया में आ गई, और मीडिया में आने के बाद उस पूरे मामले का ऐसा खुलासा हुआ कि न्यायपालिका और खास करके सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे हुए जजों की बड़ी किरकिरी हुई। आनंद फानन में जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर करके इन्हें दिल्ली से इलाहाबाद भेज दिया गया। वहां बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने का विरोध किया और कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका न्यायिक चरित्र दागदार है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील स्वीकार नहीं करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जितने भी इनके पुराने केसेस थे जो चल रहे थे उन पर भी जांच बिठाई गई कि कहीं जितने भी केसेस में इन्होंने फैसला दिया है क्या वो सही है, कहीं इन्होंने किसी से पैसे लेकर तो फैसले नहीं दिए हैं, उसकी भी जांच चली। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से 3 जजेस की एक कमेटी बनाई थी, उसने जांच करी, उसने जांच की रिपोर्ट सरकार को दी भी है। उसके बाद सरकार की तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसदों ने मिलकर साइन किया और वो ज्ञापन लोकसभा स्पीकर को भी सौंपा गया। और जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में आप ये देखिए, ये एक विडंबना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के चक्कर में जगदीप धनखड़ भी लपेटे में आ गए। उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि लोकसभा में उनके इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार हो चुका है, फिर भी उन्होंने वो राज्यसभा में स्वीकार कर लिया। आप सभी को पता है धनखड़ बड़े मुखर होकर पूरी जुडिशरी पर हमला बोल रहे थे। वो लगातार इस बात को हर मंच से कह रहे थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर कोई ढिलाई ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट पर दाग लगेगा। तमाम इस तरीके की बातें जगदीप धनखड़ कर रहे थे। और अब जब उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है तो यशवंत वर्मा ने भी इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। तो कल उस पर सुनवाई होने वाली है। यशवंत वर्मा का कहना है कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है ये फॉल्टी है, इसमें नियमों का पालन नहीं हुआ है। अब कौन से नियमों की वो बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर जो सबूतों की जरूरत है वो सबूत पहली बात तो सरकार के पास है नहीं, ऐसा कहना उनका है। दूसरा, इम्पीचमेंट से करने से पहले सरकार एक कमेटी बनाती है 3 लोगों की। वो 3 लोगों की कमेटी जांच करती है, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को भेजी जाती है, सरकार में कानून मंत्रालय को, और वो उस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इम्पीचमेंट होगा या नहीं ये डिसाइड किया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा ने नाराजगी जताई और इसकी खिलाफ एक याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में कल उसकी सुनवाई है। ऐसा लग रहा है कि यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आज से पहले वैसे किसी जस्टिस का
इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। एक बार एक जस्टिस का इम्पीचमेंट होना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। और आप जानते हैं, अगर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग किसी भी जस्टिस का हो जाता है तो उसे फिर वो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसीलिए अगर इस्तीफा दे दें तो फिर आपको वो सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो अब देखते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। दूसरा बड़ा केस जो कल सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का, जो चल रहा है बिहार में। और इलेक्शन कमीशन पहले ही ये घोषणा कर चुका है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में होगा। बिहार के बाद बंगाल की बारी है और उसकी डेट्स भी जल्दी ही पब्लिक कर दी जाएंगी। उस स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। रोक नहीं लगाने का कारण यह है कि संविधान के तहत चुनाव आयोग को इस तरीके की शक्तियां दी गई हैं कि वो समय समय पर वोटर लिस्ट का रिव्यू कर सके, उसका रिवीजन कर सके और नई वोटर लिस्ट तैयार कर सके। अब आप बिहार का ही उदाहरण अगर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 65 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर अपने घरों को, अपने मोहल्लों को छोड़कर जा चुके हैं, या फिर उनके दो दो जगह वोट बने हुए हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिनका वहां वोट बना हुआ है बिहार के अंदर, लेकिन उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है चुनाव आयोग की टीमें। वो लोग गायब हैं। और जो सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें आने की बात कही जा रही है एसआईआर के अंदर, वो ये है कि जब 1 अगस्त को इसका फाइनल रोल आउट बाहर आएगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि बिहार के अंदर कितने विदेशी घुसपैठिए घर बनाकर बैठे हुए हैं जिनकी वोटें बनी हुई थी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, म्यांमार का हो, नेपाली हो, रोहिंग्या हो, कोई भी हो, जो इस देश का नागरिक नहीं है फिर भी अगर उसकी वोट बनी हुई थी तो उसका डेटा भी इस एसआईआर में अगस्त में आएगा। अब आप जानते हैं विपक्षी दलों के अंदर बड़ा असंतोष था, उनको बड़ी मिर्चें लगी हुई थी कि एसआईआर क्यों हो रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि बंगाल और तमिलनाडु के के स्टालिन, इन्होंने तो चुनाव आयोग को खुली धमकी दे दी है। ये कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग बंगाल में या बिहार में, माफ कीजिएगा, बंगाल में या तमिलनाडु में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करता है तो जो भी अधिकारी चुनाव आयोग का यहाँ होगा इन राज्यों में, वो अपनी सुरक्षा की अपेक्षा राज्य की सरकार से ना करे। मतलब एक डेथ थ्रेट टाइप धमकी दी जा रही है चुनाव आयोग के अधिकारियों को। और क्यों दी जा रही है? क्योंकि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिव्यू करना चाहता है, जो कि वहां के राज्यों की सरकारें नहीं करने देना चाहती, जो सालों साल से उन राज्यों में जमकर बैठी हुई हैं। वहां के वोटर्स मर गए हैं, नए वोटर्स आ गए हैं, कोई अवैध वोटर वहां बैठा हुआ है, किसी की 2 जगह वोट बनी हुई है। तो ये राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं कि इनका कोई भी सुधार किया जाए, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और ये लोग सत्ता में बने रहे। अब इस एसआईआर पर कल कोर्ट में देखते हैं क्या फैसला आएगा, क्या आदेश अदालत की तरफ से इस चुनाव आयोग को दिए जाएंगे एसआईआर के संबंध में। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चुनाव आयोग जो भी डॉक्यूमेंट इस रिव्यू के लिए जरूरी हैं उनमें आधार कार्ड को शामिल कर ले, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि चुनाव में वोट करने के लिए अगर किसी व्यक्ति का पात्रता का जो पैमाना है वो उसकी नागरिकता है, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और आधार एक आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, ना कि सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है। तो आप ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए भारत में घुसे और उन्होंने कुछ पैसे देकर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के, छोटे मोटे जो अधिकारी हैं निगम लेवल पर, पंचायत लेवल पर, उनके साथ मिली भगत करके अपने आधार कार्ड बनवा लिए। लेकिन
क्योंकि वो उनके पास कोई जाति का, माफ कीजिएगा, कोई अपनी सिटीजनशिप का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए ये पूरा हंगामा किया जा रहा है। तो देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे एसआईआर के ऊपर क्या फैसला आता है, उस पर भी कल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी राय इस पूरे मामले पर ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस क्यूआर कोड के माध्यम से हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।